हमारे इस वीकली प्रोग्राम में हर हफ्ते हम आपकी मुलाकात करवाते हैं कुछ जानी मानी हस्तियों से। आपको जमीन चाहिए तो इतना आपका पैसा बनता है, आप इस भाव से सरकार आपको जमीन दे देगी। में बने हुए लोगों ने जो पैसा सरकारी कोष में जाना चाहिए था, ऐसा सिस्टम बना दिया कि वो इनकी अपनी जेब में जा रहा है। मैं समझता हूँ कि मेरा उद्देश्य केवल एक ही है कि हमारा जो हरियाणा है वो तरक्की करे। तो मुझे एक पीड़ा बहुत सताती है, तो ये कि मैं अपने बच्चों की पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप नहीं रहा। ये उनकी सोच है जो क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर है, जो क्रिकेट को संभाल रहे हैं, शायद उनकी सोच हमारी सोच से अलग है। चैलेंजेस आते हैं बिजनेस में, बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस आते हैं, बड़े बड़े सेटबैक्स भी मिलते हैं। अगले हफ्ते पल दो पल में इसी समय इसी वक्त मुलाकात करेंगे एक और नई हस्ती से। नमस्कार, पल दो पल में आपका स्वागत है। मैं हूं मंजू डागर। हमारे इस वीकली प्रोग्राम में हम हर हफ्ते आपकी मुलाकात करवाते हैं एक जानी मानी हस्ती से। अजय जी, हमारे शो में आने के लिए आपका धन्यवाद जी। कैप्टन साहब, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि राजनीति की तरफ आपका रुझान कैसे हुआ? देखिए, ऐसा है कि मेरे जो पिता स्वर्गीय राव अभय सिंह जी राजनीति में 1952 में पहली दफा विधायक बने थे और मेरा बचपन से, जब से मैंने जन्म लिया है तब से लेकर राजनीति से एक विशेष जुड़ाव रहा। लेकिन मैंने 1980 के अंदर मैंने आर्मी ज्वाइन की थी और 1986 में मेरे फादर मुझे आगे मिले और उन्होंने मुझे आकर ये आग्रह किया कि मैं राजनीति में आऊँ, और उस वक्त मैंने फिर फौज से इस्तीफा दिया। और मेरा लक्ष्य केवल आने का ये उद्देश्य यही था कि जो हमारे इलाके में जो विशेष तौर पे पानी की समस्या थी, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत हमारा इलाका पिछड़ रहा था, और मैं समझता हूँ मेरा उद्देश्य केवल एक यही था कि अपने इलाके को तरक्की के आयाम ला के दूँ, और मैंने उसमें काफ़ी हद तक मैं सफल हुआ हूँ। मसलन रीजनल सेंटर हमारे यहाँ बनना शुरू हो गया, 2 गवर्नमेंट कॉलेज मैंने खुलवाए हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मैंने इम्प्रूव किया है। तो मेरा उद्देश्य केवल एक ये था कि शिक्षा और मेडिकल और इस क्षेत्र में इलाके को मैं आगे बढ़ाऊं, और मैं समझता हूं कि काफ़ी हद तक मैं सफल हो चुका। कैप्टन साहब, अगर जिस तरह से आप राजनीति में हैं और आपने प्रोग्रेस भी की है और अपनी जनता के लिए भी काफ़ी कुछ किया है इस क्षेत्र में रहते हुए, तो राजनीति शब्द को अगर परिभाषित करना हो तो कैप्टन अजय यादव उसे किस तरह से लेते हैं? देखो, राजनीति का मकसद सेवा का होना चाहिए। मेरा तो मकसद सेवा के लिए था, और सबसे बड़ा मेरा जो उद्देश्य हमेशा ये रहा है कि जो लोगों की जो समस्या हैं, विशेष तौर पे जो गरीब हैं, आदमी हैं, और जिनका कोई, मैं समझता हूँ जिनके कोई साथी केवल बन के अगर आदमी कार्य करता है, विशेष तौर पे जो गरीब किसान है, मजदूर है, अपने दलित समाज के लोग हैं, उनके बारे में सोचना, उनके बारे में विचार करना और अपनापन करके कार्य करना। और अगर आप लोगों का दुख अपना दुख करके अगर आप चलते हैं तो मैं समझता हूँ हमेशा आपको उसका, लोग हमेशा कभी उसको भूलते नहीं, विशेष तौर पे जो तो मेरा तो उद्देश्य केवल ये रहा है कि राजनीति में, कि सेवा भाव से मैं राजनीति में आया हूँ, और मेरी हमेशा उद्देश्य ये रहा है कि लोगों की समस्या का समाधान करूँ। सारी समस्या तो का समाधान तो नहीं हो सकता है, लेकिन एक कोशिश जरूर रही है कि जहाँ तक हो सके उसके जड़ मूल तक हम पहुँचें और लोगों की समस्या दूर करें। कैप्टन साहब, अगर बात करें राजनीति की और विश्व परिदृश्य पर अगर नजर डालते हैं हम, तो वहाँ जो राष्ट्र के जो अध्यक्ष हैं, हेड हैं, वो युवा हैं। हमारे भारत में अभी ये प्रचलित नहीं हुआ है, क्यों हम आज भी अपने बुजुर्गों की तरफ देखते हैं इस चीज़ के लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ देखिए, राजीव गांधी जी बहुत युवा अवस्था के अंदर राजनीति में आए थे, और उन्होंने जो है कंप्यूटर और IT क्षेत्र के अंदर जो एक क्रांति लेके आए थे, उसका फल हमारे देश के लोगों को मिला। आज IT सेक्टर के अंदर हमारा देश जो है पूरे विश्व के अंदर अपने एक स्थान पाया है। इंदिरा जी भी बहुत ही युवा अवस्था में आई थी, और सोनिया गांधी जी मैं समझता हूँ कि हमारी जो अध्यक्षा हैं वो भी जो है करीबन आज से 10 साल पहले राजनीति में प्रवेश कर गई थी। और जहाँ तक सवाल है युवा अवस्था की बात, ये तो समय की बात होती है। अब आप डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को मौका दिया, एक वो अर्थशास्त्री हैं, तो उनको वो भी अपना कार्य कर रहे हैं,
तो युवाओं को भागीदारी रही है, ये नहीं कि भागीदारी नहीं रही, युवाओं को भागीदारी रही है। और अभी जो है हमारे जो राहुल गांधी जी हैं, वो आप जानते हैं हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के, और विशेष तौर युवक कांग्रेस और NSP की तरफ विशेष उनका ध्यान है। और उन्होंने भी जो है अगर प्रधानमंत्री बनना चाहते तो वो बन सकते थे, लेकिन उन्होंने ये कहा कि ना तो उन्होंने मंत्रिमंडल को अपनाया है, बल्कि लोगों की समस्याएं जाके सुनते हैं, चाहे वो दलित वर्ग के व्यक्ति हो, चाहे वो एक महिला की समस्या हो, तो पूरे देश भर में आज दौरा कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि हमारी पार्टी के अंदर चाहे वो युवा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, उसकी काबिलियत को देखा है हमारी पार्टी ने। तो कैप्टन साहब, अगर बात करें भारत की हम, तो भारत हमारे संविधान में लिखा हुआ है वी आर सेकुलर, तो आप मानते हैं कि क्या वाकई भारत सेकुलर है? नहीं, मैं अगर आप देखेंगे जो भारत का लोकतंत्र है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे आपने मुल्क देखे होंगे, आपके बराबर में बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, वहाँ पर लोकतंत्र इतना कामयाब नहीं हो पाया, लेकिन हमारे यहाँ लोकतंत्र बहुत कामयाब हुआ। उसका मुख्य उद्देश्य कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उसमें इस प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उसमें हर जाति को बराबर का अधिकार देना और जाति भाषा के ऊपर ना भेदभाव ना करना। और मैं समझता हूँ कि अगर आप देखेंगे हमारे देश में लोकतंत्र हमेशा जो है उसको हमेशा उच्च स्थान मिला है। भले ही कुछ थोड़ा बहुत समय था जब थोड़ा बहुत लोगों को कुछ शंका थी कि भी जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस वक्त लोगों को शंका थी शायद हमारा जो मुल्क है वो लोकतंत्र के तौर पर कामयाब नहीं हो पाएगा। पर मैं समझता हूँ कि जो हमारे संविधान के जो निर्माता थे, जिसमें विशेष तौर पे अपने जवाहरलाल नेहरू जी हैं, सरदार पटेल जी हैं, अंबेडकर जी हैं, महात्मा गांधी जी का जो आशीर्वाद था, उसके तौर पे हमारा जो लोकतंत्र है बहुत सफल रहा। और मैं कहता हूँ कि सबसे बड़ी जो समस्या है कि जो पॉपुलेशन है हमारी, वो हमारी विश्व में नंबर चाइना के बाद दूसरा स्थान हमारा आता है। उस हिसाब से जिस तरीके से लोकतंत्र हमारे देश में मजबूत है, जिस प्रकार से आपका दूसरा जो है मीडिया और जो मैं समझता हूँ जो प्रेस है, जो चौथा स्तंभ है, इन सब ने मिलकर एक कामयाब भारत को एक मौका दिया है। और मैं समझता हूँ हमारा जो देश है जिस तरीके से आज एक विश्व ताकत बन के एक मैं समझता हूँ एक विश्व ताकत बन के उभरा है, उसमें हमारे जो संविधान निर्माता और जो जितने हमारे चाहे इंदिरा जी रही हों, राजीव जी हों, लाल बहादुर शास्त्री रहे हों, सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे हों, और जितने हमारे जो इन लोगों ने इस नेतृत्व दिया, और उसके बाद जो है आज सोनिया जी और डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में मैं समझता हूँ हमारा जो देश है वो एक विश्व ताकत रूप में उभर के निकला है। कैप्टन साहब, अभी तो हमने बात की आपसे कि राजनीति के बारे में आप क्या सोचते हैं। अब हम जानना चाहेंगे कैप्टन साहब कि कैप्टन अजय यादव कैसे बने? मैं समझता हूँ कि जो संस्कार मुझे मिले हैं, मुझे अपने पिता स्वर्गीय राव अभय सिंह से मिले, और मैं समझता हूँ कि उनका भी हमेशा एक ही उद्देश्य हुआ करता था कि वो गरीब की सुनते थे, गरीब किसान की। और विशेष तौर पे बचपन से ही मैं जिस वातावरण में रहा, अच्छे स्कूल में मुझे पढ़ाया गया, और उसके बाद मैं अपनी जो बहन है, बड़ी बहन है, उनके साथ निर्मल यादव जी हैं, उनके साथ मैं चंडीगढ़ में मैंने अपनी एजुकेशन ग्रहण करी। और मैं समझता हूँ कि जो पूरा जो मेरा व्यक्तित्व है उसमें असर मेरे संस्कारों का है, मेरे पिता के, मेरी माता के, और जो हमारे बुजुर्गों ने अच्छे संस्कार दिए थे कि लोगों की सेवा भाव रखना, लोगों के प्रति दयावान होना, कभी ज़्यादा किसी का बुरा नहीं करना है, और जो कुछ हो सके स्पष्ट रूप से जो अगर सही बात है सही बात कहना। मैं समझता हूँ कि राजनीति में आज के समय में सही को सही कहना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैंने अपने जो मेरा 21 साल का जो कैरियर रहा है उसमें मैंने चाहे कोई कितनी बड़ी ताकत हो, जो मैंने स्पष्टवादी तरीके से मैंने बात कही है, जो बात कही है डंकी चोट पे कही है। और मैं समझता हूँ कि उसी कारण जो है लोगों ने जो मुझे 6 दफ़ा चुन के भेजा है, मैं समझता हूँ कि मैं उनके दुख सुख में उनके साथ रहा, उनकी छोटी छोटी समस्याओं के ऊपर मैंने ध्यान दिया। तो मैं समझता हूँ ये जो सारा असर है ये मेरे पिता का, और 2 व्यक्तियों से मैं बड़ा
प्रभावित रहा राजनीति के में आने से पहले। एक तो स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी से मैं काफ़ी प्रभावित रहा, और एक लाल बहादुर शास्त्री से। और राजनीति में मुझे लाने वाले हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे, जो मैं समझता हूँ उनसे भी मैं काफ़ी इम्प्रेस था। तो मैं समझता हूँ कि जो संस्कार मुझे मिले हैं, और आज के दिन जो है पूर्ण रूप से जो मार्गदर्शन मुझे मिला है हमारी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी से, मैं समझता हूँ कि मेरा उद्देश्य केवल एक ही है कि हमारा जो हरियाणा है वो तरक्की करे, और उस पथ के ऊपर चलने का मेरा पूरा प्रयास रहेगा। कैप्टन साहब, अभी आपने बताया कि राजनीति में जो आपके रोल मॉडल हैं वो लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी जी हैं। ये दो विचारधारा हैं, जैसे कि लाल बहादुर शास्त्री सादगी का पर्याय है तो इंदिरा गांधी स्ट्रॉन्ग पावर का पर्याय है। तो ये दोनों चीजें आपको अपने व्यक्तित्व में समाहित लगती हैं? नहीं, देखो ऐसा है कि जैसे मैंने कहा कि ये दो ऐसे व्यक्तित्व थे जिनने मुझे मेरे जीवन पे मेरा प्रभाव पड़ा। जब मैं बचपन में जब मैं इंदिरा जी को सुना करता था, और जिस तरीके से उन्होंने बांग्लादेश वॉर के अंदर जो है पाकिस्तान के दोष से किया, सिक्किम को हमारे मुल्क के अंदर उसका समावेश किया, बैंक को नेशनलाइज किया, तो मैं समझता हूँ कि उनका जो उद्देश्य था, जो उनकी जो सोच थी कि हमारा जो प्रदेश है, वो जो हमारा सेंटर जो है, जो हमारा जो मुल्क है वो मजबूत बने, और उससे मैं बड़ा प्रभावित हुआ। और लाल बहादुर शास्त्री जी ने थोड़े समय में जो उन्होंने जय जवान जय किसान नारा लगाया था, और विशेष तौर पे जो उन्होंने एक बात कही थी कि वो अमेरिका के आगे झुके नहीं। उन्होंने कहा कि भजाई ही हम, और उन्होंने एक दिन का उपवास देने की बात लोगों को आह्वान किया था उस वक्त कि मैं किसी के आगे झोली नहीं फैलाऊंगा, और उन लोगों से उनकी जो उदारवादी जो उनकी एक सोच थी कि किस प्रकार से अपने मुल्क को आगे बढ़ाना है, और उन्होंने बड़ी से बड़ी ताकत के आगे झुके नहीं। और उस वक्त 1965 की लड़ाई के अंदर जिस तरीके से उन्होंने मुकाबला किया, तो दो और एक उनका जो सादापन था मुझे बहुत पसंद आया, जिस तरीके से उनका जो, और इंदिरा जी का मुझे जो व्यक्तित्व इस बात के लिए पसंद आया कि उन्होंने अपने सम्मान के लिए भी उन्होंने कभी अमेरिका की भी परवाह नहीं की। तो कैप्टन साहब, अगर आज का सिनेरियो देखें तो क्या भारत को अमेरिका का पिछलगू कहा जा सकता है? नहीं, मैं नहीं समझता कि आज के दिन जो है, मैं अब काफ़ी कंट्रीज में गया हूँ, मैं अमेरिका गया हूँ, मैं यूके गया हूँ, फ्रांस गया हूँ मैं, और कम से कम 13-14 मुल्कों में मैं गया हूँ। मैं समझता हूँ आज के दिन लोग जो हैं भारत को एक ताकत समझते हैं, और हमारे यहाँ के जो नौजवान हैं बाहर जाकर साइंटिस्ट हैं, हमारे यहाँ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, और मैं समझता हूँ कि आज सुई से लेकर जहाज तक हमारे मुल्क में बन रहा है। ये सब जो कुछ हुआ है, ये हमारे जो मैं समझता हूँ विशेष तौर कांग्रेस पार्टी का शासन ज़्यादातर इस देश में रहा, और मैं समझता हूँ कि ये आज हमारे जो मुल्क की जो ताकत है उसको बड़े से बड़े जो मुल्क हैं उसका लोहा मानते हैं। और आज जो है चाइना अगर सबसे बड़ा खतरा समझता है कि एक जो ताकत के रूप में जो हमारा देश निकल रहा है, तो वो हमारे देश को ही मानता है। और अमेरिका और भारत जो हैं वो एक दूसरे के पूरक हैं, उनको हमारी ज़रूरत है और हमें उनकी ज़रूरत है। कैप्टन साहब, आपने काफ़ी मुल्कों की सैर की है, आपने वहाँ विजिट किया है, तो भारतीय संस्कृति और पाश्चात्य संस्कृति में कितना फ़र्क महसूस करते हैं? देखिए, जहाँ तक जो संस्कृति है, हमारी संस्कृति बड़ी महान है। हमारे यहाँ जब से बच्चा पैदा होता है उसकी शादी नहीं कर देते हैं जब तक उसके पोते नहीं हो जाते हैं, और उनके बारे में माँ बाप हमारा सोचते हैं। और जो पश्चिमी संस्कृति है, वहाँ पर 18 साल के बाद जो है बच्चे को इंडिपेंडेंट छोड़ दिया जाता है। वहाँ पर परिवार में जो जिस प्रकार से लगाव हमारे यहाँ है, उस प्रकार का परिवार में लगाव नहीं होता है, एक जुड़ाव नहीं है। जो संस्कार हमारे यहाँ है, अपने माँ बाप के प्रति समर्पित होना, वहाँ पर जो है वो बात नहीं है। तो हमारी अपनी संस्कृति है, उनकी अपनी संस्कृति है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारी जो संस्कृति है वो ज़्यादा रिच है। और जिस प्रकार से हमारे जो मुल्क के अंदर आप देखेंगे कि जो हमारी जो संस्कृति है उसका हमेशा ये रहा है कि लोगों आपस में प्यार रखना, जुड़ाव रखना, मिल के चलना, परिवार को साथ जोड़ के चलना। और मैं समझता हूँ कि आज जो हमारे बहुत सारे लोग जो बाहर जो बस रहे हैं वो भी अपने बच्चों को हिंदुस्तान भेजते हैं पढ़ने के लिए, ताकि वो यहाँ की जो संस्कार है उनको अपना सकें। और मैं समझता हूँ कि जो हमारी संस्कृति है
वो मैं समझता हूँ कि पश्चिमी जो संस्कृति उससे ज़्यादा बेहतर है और अच्छी है। कैप्टन साहब, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। अब भारतीय संस्कृति भी कहीं ना कहीं एकल परिवारवाद में कन्वर्ट होती जा रही है, तो जो पारिवारिक संस्था थी वो कहीं ना कहीं टूट रही है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? नहीं, ये बात आप बिल्कुल सही है कि जिस प्रकार से विशेष तौर पे जो शहर हैं वहाँ पर इस प्रकार की दिक्कत आ रही है कि आमतौर पे एक लड़का होता है, एक लड़की होती है, या सिर्फ एक लड़का होता है और वो नौकरी पे चला जाता है, माँ बाप पीछे अकेले रह जाते हैं। तो समय के साथ बहुत कुछ बदल रहा है, लेकिन मैं एक बात अवश्य कह सकता हूँ कि जो हमारी संस्कृति है उसका जो जुड़ाव है और जो संस्कार हमें बुजुर्गों ने दिए हैं, फिर भी जो है आज के दिन भी हमारी जो संस्कृति है वो फिर भी आज भी सुरक्षित है और अभी इतना परिवर्तन नहीं आया है। लेकिन मैं समझता हूँ जिस प्रकार से जब तरक्की होती है तो थोड़ी बहुत जो पश्चिमी जो सभ्यता है उसका असर अवश्य हम लोगों पे पड़ रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर हम अपने संस्कारों से जुड़े रहेंगे, अगर अपनी हम संस्कृति को हम पहचानेंगे, तो मैं समझता हूँ इस परिवर्तन में को रोकने के बारे में बहुत कुछ, जैसे बहुत सारे हमारे लोग हैं जिनकी वजह से आप दोबारा हम अपनी, जैसे आपने देखा होगा कि जब रामायण का और महाभारत का जब ये प्रसारण हुआ, टीवी के ऊपर हुआ, तो लोगों को अपने संस्कारों के बारे में पता लगा। उसी प्रकार से आप देखेंगे कि लोग अब धार्मिक प्रवृत्ति के लोग भी बहुत हो रहे हैं, काफ़ी उनको लोगों का आस्था है अपने धर्म के प्रति। तो सबसे बड़ी बात है जो हमारा हिंदू धर्म है, या चाहे आप इस्लाम लगा लीजिए, चाहे आप क्रिश्चियनिटी लगा दीजिए, भले ही हम किसी धर्म से संबंध रखते हों, लेकिन कुल मिला के जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारे पूर्वजों के संस्कार ये रहे कि मिल के चलना, एक साथ रहना, आपस में प्यार की भावना रखना, और मैं समझता हूँ उन संस्कारों से दूर होना बड़ा मुश्किल काम है। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए रूबरू टुडे। आपके सपनों का लग्जरी होम अब आपके बजट में। रॉयल एम्पायर लाए हैं एसी लग्जरी अपार्टमेंट्स एडजॉइनिंग सेक्टर 20 पंचकुला में 16.5 towers with 8 floors including still parking. Total area 9.25 acres. 24/7 physical electronic security with CCTV. 24 hours power backup for essential needs. Wi-Fi connectivity and EPADH system. Free 1 DTH connection. The landscape changes as you approach the final destination. There is the music in air. The night dances with chrome. Life tangos with laughter. Your senses tell you. तो सोचिए मत, चले आइए रॉयल एम्पायर, आपके सपनों का घर, पीर मुचल्ला एडजॉइनिंग सेक्टर 20 पंचकुला, जीरकपुर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अब हम आपसे जानना चाहेंगे, आपकी जिंदगी में ऐसा मुकाम जरूर कोई आया होगा, उन पलों को आप आज भी याद करते हो क्या? जिंदगी में कोई ऐसे पल हमसे शेयर करना चाहेंगे जो चाहते हैं वापस लौट कर आ जाए? देखिए साहब, जो सबसे अच्छे पल थे वो तो हमारे थे कि स्कूल का समय था, जब हम बचपन का जो समय होता है, जब व्यक्ति के पास कोई काम नहीं तो सिवाय पढ़ाई के और ना कोई फिक्र होता है, तो वो दिन मैं चाहूँगा दोबारा आए। एक जो मैं फौज में रहा, मैं करीबन 7 साल रहा फौज में, और मैं समझता हूँ वो जो समय था वो बहुत ही बेहतरीन समय था, और मुझे असल में आत्मविश्वास जो मुझे मिला है आज के समय में, जो आत्मविश्वास मेरे अंदर है